प्रणाम। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा कि मैंने वीर सावरकर के बारे में जितने भी झूठे आक्षेप हैं उन सबका खंडन कर दिया था। इसके अलावा उनके जितने भी पेटिशंस हैं मैंने उन्हें भी बड़े आराम से डिबंक कर दिया था। यदि नहीं देखिए तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। वो सारे वीडियोस प्रोजेक्ट स्वतंत्र वीर सावरकर करके पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद में मैंने जो अंतिम भाग शुरू किया है वहाँ पे मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि वीर सावरकर ने भारत के लिए आकर क्या क्या चीज़ें करी थी। इसका जो पहला भाग है उसमें हमने भारत से लेकर लंदन में और वहाँ से लेकर काला पानी तक के सावरकर जी के जीवन के बारे में बात किया था। अब इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि काला पानी के अंदर में सावरकर जी ने क्या क्या काम किए थे। शुरू करते हैं। पहला काम जो सावरकर जी ने काला पानी के अंदर में किया था वो था बाकी राजनीतिक बंदियों की मदद करना। बदकिस्मती से काला पानी में काफ़ी बार 16-16 साल के बच्चों तक को भेज दिया जाता था और जो सज़ा काट रहे होते थे उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं हुआ करता था किसी भी चीज़ों का, खास करके इस बात का कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स अर्थात राजनीतिक बंदी हैं और उनके साथ में एक लीगल तरीके से बर्ताव किया जाना चाहिए। सावरकर का इन लोगों के साथ में मिलना चाहिए, इसलिए काला पानी का जेलर यानी कि डेविड बैरी सावरकर जी से अक्सर कहा करता उनको अपनी तरफ में लाने के लिए कि मिस्टर सावरकर, आप जैसे व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए। ये जानवरों की तरह बेकार हैं और आप एक अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये नीच लोग तो 8 से 10 साल में अपना टर्म पूरा करके चले जाएंगे। इनको आने वाले सालों में कोई याद भी नहीं रखने वाला है, लेकिन आपको यहाँ अपने जीवन के कीमती 50 साल बिताने हैं। आपके लिए और भी खड़ा भी होगा अगर आप इनके साथ हड़ताल पर जाएंगे या इनके प्रति सहानुभूति भी रखेंगे। इन लोगों से बात तक करना आपके भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। वीर सावरकर अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में इसके बारे में बताते हैं कि बैरी अक्सर ऐसी बातें बोला करता था दूसरे कैदियों के सामने ताकि वो उन्हें शर्मिंदा कर सके, लेकिन इसका उल्टा ही प्रभाव हुआ और जब भी बैरी जाता तो मैं उन सारे कैदियों से कहा करता कि वो बैरी की बात का ज़्यादा बुरा ना माने। आज वो ये बात मुझे कह रहा है, कल किसी और से कहेगा। तो तुम्हें या मुझे बेइज्जत नहीं कर रहा है वो, बल्कि अपने आप को ही वो और ज़्यादा नीचे गिरा रहा है। आज हम असहाय हैं, दुनिया हम पे धिक्कार कर रही है, लेकिन एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब यही दुनिया हमारा सम्मान करेगी। हो सकता है तुम्हारे लिए मूर्तियाँ भी बनाए, यहाँ पे स्थापित करें और यहाँ पे हज़ारों लोग आएंगे यहाँ पे तुम्हें सम्मान देने के लिए एक वीर के तौर पर। बहरी के कहने के बाद भी सावरकर अन्य बंदियों से मिला करते थे और उनको प्रोत्साहित किया करते थे। कई सारे बंदियों ने वीर सावरकर को अपने गुरु के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जिनमें से एक थे नानी गोपाल, जिन्होंने काला पानी के खराब व्यवस्था की वजह से अनशन करना शुरू कर दिया था और 1.5 महीने तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। इसके बावजूद भी उनको 1 हफ्ते तक बेरियों में जकड़ के छोड़ दिया गया था। यही समय था जब सावरकर ने भी हड़ताल करना शुरू कर दिया था नानी गोपाल जी को सपोर्ट करने के लिए। क्रेडॉक की मीटिंग के बाद भी कुछ नहीं हुआ था और नानी गोपाल को किसी भी तरह से बचाना था। इनको बचाने के लिए वीर सावरकर ने भी अनशन कर लिया था। सावरकर जी को जब नानी गोपाल के सेल में ले जाया गया तो वहाँ पे सावरकर जी ने नानी गोपाल जी के कानों में कहा, ऐसे मत मरो, अगर मरना ही है तो लड़ते हुए मरो, अपने दुश्मन को मारो फिर इस दुनिया को छोड़ो। इसके बाद से सारे राजबंदी सावरकर की बात मानकर दिन में 2 बार खाना खाने लगे। सावरकर जी का दिया हुआ मंत्र वो सब मानने लगे कि इनसे खाना लो, मोटे हो जाओ और कुछ भी काम मत करो। यही बात वो गदर के रेवोल्यूशनरी पृथ्वी सिंह को भी समझाते हैं कि अनशन का कोई फायदा नहीं है। पृथ्वीराज इसके बारे में बात करते हुए बोलते हैं, विनायक दामोदर सावरकर जी को मैं अपने गुरु की तरह मानता था। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जहाँ पे वो कहते हैं, तुम अपने शरीर और मन को खो रहे हो, तुम इतने कमज़ोर हो चुके हो, ऐसे मरने का क्या फ़ायदा है, ये अनशन छोड़ दो। मैं इसका जवाब देना चाहता था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया मैं आखिर लिखूं क्या। उसी समय एक मच्छर मुझे तंग कर रहा था और मैं उसे मार भी नहीं पा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं मच्छर नहीं मार पा रहा हूँ तो मैं अंग्रेज़ों को कैसे हराऊंगा। मैंने उनको दोबारा पत्र लिखा और कहा कि मैं अब अनशन छोड़ दूंगा और इस तरीके से नहीं मरूंगा। दूसरा काम और सबसे बढ़िया जो सावरकर जी ने जेल में किया था वो था कैदियों को पढ़ाना और शिक्षा देना। ऑयल मिल में काम करते वक्त सावरकर की मुलाकात कई राजबंदियों से हुई। उनसे बातचीत करने पर सावरकर को इस बात का एहसास हुआ कि ये लोग अभी जवान हैं, वीर हैं, क्रांतिकारी भी हैं, लेकिन इनको राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई ज्ञान नहीं था। सावरकर जी को लगा कि उन्होंने इतने लंबे समय तक इन सारी चीज़ों को इतना पढ़ा है तो ये उनका धर्म बनता है कि वो इन्हें शिक्षा दे, जागृत करें, ताकि ये स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर और ज़्यादा सतर्क अथवा तैयार हो जाए। इसके बारे में सावरकर जी माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में लिखते हैं
कि वो अब अपने भविष्य को लेकर और ज़्यादा सकारात्मक हो गए थे और मानसिक तौर पर ताकतवर हो गए थे। उनको पूरी तरह तैयार करने के बाद मैंने उनको अभिनव भारत में जोड़ लिया। पुस्तकों का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या थी। कैदियों को सिर्फ रविवार को पुस्तक दी जाती थी सुबह में, और फिर शाम तक वो पुस्तक वापस ले ली जाती थी। डेविड बैरी, जो खुद कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था नहीं, उसको यदि कोई भी पढ़ता लिखता मिल जाता था तो उसे कोल्हू में जोत दिया करता था सज़ा के तौर पर, और कहा करता था कि अगर तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी ही थी तो तुम्हें यहाँ जेल में नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ काम करते रहो और वही काम करते करते मर जाओ। पढ़ने लिखने के लिए कोई स्कूल नहीं है। परंतु धीरे धीरे कुछ वार्डन से बात करने के बाद में सावरकर जी ने कैदियों की क्लास लेनी शुरू कर दी, जैसे कि इतिहास पर, क्रांतिकारियों पर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। नानी गोपाल की हड़ताल के बाद से ये सारी चीज़ों को लेकर और ज़्यादा छूट मिलने लगी थी। धीरे धीरे 1914 आते आते वीर सावरकर ने स्लेट, पेंसिल और पुस्तकों की मांग रखनी और बढ़ा दी थी। इसी तरह से वीर सावरकर को सुपरिटेंडेंट की हामी मिल गई और उन्होंने जेल में ही कैदियों के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित करी, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और संस्कृत की पुस्तकें रखी गई थी। बहुत से कैदी खुद अपनी कमाई का एक हिस्सा भी पुस्तकों को लेने में खर्च करने लगे। ये सभी पुस्तकें आधारित थी संवैधानिक इतिहास पर, राजनीति, अर्थशास्त्र और लगभग 2000 से भी ज़्यादा पुस्तकों के संग्रह के साथ सेलुलर जेल की लाइब्रेरी अन्य भारतीय जेलों के लिए एक आदर्श के रूप में सामने आई। इन पुस्तकों में सोशल रिफॉर्मर्स और इंटेलेक्चुअल्स की बंगाली बायोग्राफी थी, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क्स। इसके अलावा महाभारत, रामायण, योग वाशिष्ठ। इसके अलावा कई सारे मराठी कवियों के लेख भी थे। इसके अलावा तरह तरह के अंग्रेजी राइटर्स की भी पुस्तकें लाई गई, चाहे वो इतिहास पर हो, राजनीति पर हो या दर्शन पर हो। विक्रम संपत कहते हैं, बैरी द्वारा बनाए इस नर्क को वीर सावरकर ने ज्ञान का मंदिर बना दिया था। ये सब से वीर सावरकर को भी थोड़ा फायदा हुआ था और उनको ये देखकर खुशी मिली थी कि उनके दोस्त अब बेहतर जीवन जी पा रहे हैं। वीर सावरकर को भी जब भी मौका मिलता था तो लाइब्रेरी में पढ़ने चल जाया करते थे। ऐसी कोई भी पुस्तक लाइब्रेरी में नहीं थी जिसको वीर सावरकर ने छोड़ा हो। उन्होंने 10 प्रिंसिपल उपनिषद, योग वाशिष्ठ, वेदांत, भगवद गीता, बाइबल और कालिदास के सारे लेख पढ़ डाले थे। धीरे धीरे जेल में रविवार को मीटिंग होने लगी, जहाँ पे सारी कैदी आके इस बारे में बात किया करते कि उन लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया है उस हफ्ते में। कई क्रांतिकारी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इन सेशन से बहुत फायदा हुआ। सावरकर जी ने इसे अपना नालंदा विहार के तौर पर घोषित किया, जहाँ पे जो कोई भी अनऑफिशियली सही लेकिन ग्रेजुएट होता था और उसको सावरकर जी नालंदा विहार का तमगा दिया करते थे। वीर सावरकर अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में इसके बारे में लिखते हैं कि जब मैं ये काम शुरू किया था तब बैरी मुझे बोला करता था कि तुम बस दीवार पे अपना सर पटक रहे हो। 1999 में उसका देहांत हो गया, नहीं तो मैं उससे ज़रूर कहता कि सर ने दीवार तोड़ दी है। वीर सावरकर की पसंदीदा पुस्तक थी द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। इसके अलावा वो कुरान भी पढ़ना चाहते थे। पहले उन्होंने अंग्रेज़ी में पढ़ी, उसके बाद बंगाली में पढ़ी, लेकिन उससे उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने मुसलमान दोस्त से मदद मांगी कुरान पढ़ने के लिए, जिसके बाद में वो अपने हाथ पैर धोकर बैठा करते थे और सब पूरे के पूरे कुरान शरीफ को पेज बाय पेज, सूरा बाय सूरा अपने दोस्त की मदद से पढ़ा करते थे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो वीर सावरकर जेल में किया करते थे वो था कि वे दीवार पे अपनी उंगलियों से या फिर चारकोल से कविताएं लिखा करते थे। जेल में वीर सावरकर जी को पेन पेपर की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने दीवार पर नाखूनों से कविताएं लिख दी थी। वीर सावरकर अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में इसके बारे में लिखते हैं कि जैसे ही मुझे रूम में लॉक किया जाता था, मैं दीवार पे पेंसिल से लिखने लगता था। मैंने स्पेंसर की फर्स्ट प्रिंसिपल्स का पूरा आउटलाइन बना डाला। मेरी कविता कमला मैंने यहीं लिखी थी। दूसरे सेल में मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में लिखा। मेरा लक्ष्य था कि जब कोई दूसरा राजबंदी आएगा तो वो उन सबको पढ़ के सीखता जाएगा। जेल की दीवारों पर वीर सावरकर ने 10,000 से ज़्यादा कविताएं लिख डाली थी और उन्हें पूरा कंठस्थ भी कर लिया, क्योंकि डेविड बैरी अक्सर ही दीवार को साफ करवा दिया करता था। कलम कागज़ के बिना इतनी सारी कविताएं लिखने वाले वे इस पूरी दुनिया में आज तक इकलौते कवि हैं। उनके द्वारा रचित कविताएं हैं सप्तर्षि, चांदोबा, सायंघंटा, निद्रे, श्रीबंता वीर, बेड़ी, कोठरी, रवींद्रनाथाचे अभिनंदन, आकांक्षा, जगन्नाथाच्या रथोत्सव, सूत्रधारस, अज्ञाच्या रुरुद्वार, मरणोन्मुख
चौथा और सबसे दूसरा ज़रूरी कार्य जो वीर सावरकर ने काला पानी में शुरू किया था वो था हिंदुओं की घर वापसी करवाना। काला पानी में आने के बाद वीर सावरकर ने देखा था कि मुस्लिम वॉर्डर्स हिंदुओं को कई यातनाएं दिया करते थे और उन्हें परेशान किया करते थे। वे हिंदुओं को उनके शास्त्र तक नहीं पढ़ने देते थे। हिंदुओं को कोई धार्मिक छुट्टी भी नहीं मिलती थी, लेकिन मुसलमानों के साथ में ऐसा नहीं था। वहाँ के मुस्लिम जानदार हिंदुओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे और इस सब से राहत पाने के लिए वे हिंदू मजबूर होकर इस्लाम अपना लिया करते थे। जिससे राहत पाने के लिए वे इस्लाम अपना लिया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग साइड किचन और कुक हुआ करते थे। हिंदू को बस कन्वर्ट करके दूसरे साइड बिठाया जाता था जहाँ उसको मुसलमानों वाला खाना खिलाया जाता था और वो पूरा कन्वर्ट हो जाते थे। उस समय पर इसका कोई इलाज नहीं था। वीर सावरकर ने इसके बारे में लिखा कि वो हर हफ्ते किसी को दूसरी तरफ देखा करते थे। दूसरे कैदियों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बोलते कि इनके बिना हिंदुइज्म बेहतर रहेगा। जिस पे सावरकर ने सोचा जो कन्वर्ट हो रहा है वो कितना ही खराब हो, लेकिन उनके कन्वर्ट होने से हमें ही तकलीफ होगी और उनकी अगली पीढ़ी जो अच्छी भी होगी वो उनके ना होने से हिंदू समाज पर खतरा होगा क्योंकि वे कन्वर्टेड होंगे। सावरकर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जिसकी वजह से उनके खाने में जहर मिला दिया गया था, लेकिन सुप्रिटेंडेंट के ध्यान देने की वजह से वो बच गए थे। बदकिस्मती से उनके बड़े भाई बाबूराव सावरकर पे लाठियों से हमला किया गया था जिसकी वजह से उनका सर फाड़ दिया गया था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा लेके वीर सावरकर ने शुद्धि शुरू करी, जहाँ कन्वर्ट्स को नहला के साफ कपड़े पहनने बोला जाता, उन्हें तुलसी पत्ता खिलाया जाता और उसके बाद में भगवत गीता के श्लोक या फिर रामचरितमानस का पाठ करवाया जाता, जिसके बाद मिठाई बांट के शुद्धि प्रक्रिया पूरी हो जाती। लेकिन बदकिस्मती से बहुत से ऐसे हिंदू ही थे जिनको ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वीर सावरकर को बड़े बाबू से भंगी बाबू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से सावरकर ने अपनी जाति खो दी थी। यहाँ से वीर सावरकर ने हिंदू संगठन पर काम करना शुरू कर दिया। उनके हिसाब से हिंदू वो है जो भारत को उसके और उसके धर्म की भूमि माने, अर्थात मातृभूमि और पितृभूमि। सावरकर जी आगे कहते हैं कि हर हिंदू का धर्म है कि वो एक हिंदू को हिंदू बनाकर रखे। ये ज़रूरी है अपने समाज और संस्कृति को बचाए रखने के लिए। ये शुद्धि की क्रिया और ज़्यादा बढ़ जाती है जब 1915 में गदर पार्टी के सिख अथवा पंजाबी क्रांतिकारी आते हैं। उनमें से एक भाई परमानंद भी थे जो इस काम को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो पहले से आर्य समाजी ही थे। इसकी वजह से भारी मात्रा में जो कन्वर्ट हुए थे वो वापस आ जाते हैं अथवा शुद्धि सफल हो जाती है। पांचवा और सबसे ज़रूरी कार्य जो सावरकर जी जेल में करते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, वो ये है कि वो बाकी राजनीतिक कैदियों के लिए भी, उनकी रिहाई के लिए भी कार्य किया करते हैं। लोग अक्सर ही आपको ये बात बताते होंगे कि सावरकर ने अंग्रेज़ों को पत्र लिखे अपनी रिहाई के लिए, एक ऐसा व्यक्ति था, लेकिन वो लोग कभी ये नहीं बताते हैं कि सावरकर जी भारी मात्रा में बाकियों की रिहाई के लिए भी कार्य कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से जेल में रहना समय की बर्बादी थी। अपने 1914 और 1917 वाले पेटिशन में सावरकर जी साफ तौर पर लिखते हैं कि अगर सरकार को लगता है कि वो अपनी रिहाई के लिए पेटिशन लिख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा नाम हटा दें, लेकिन बाकियों का नाम कम से कम रखें, मुझे उससे भी उतनी ही खुशी मिलेगी। पहले विश्व युद्ध के बाद में जब शाही माफ़ी के लिए पेटिशन लिखना अनिवार्य होता है तो कई सारे जो कैदी थे वो पेटिशन नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन उनको सावरकर जी छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह और श्री कृष्ण का उदाहरण देकर समझाते हैं कि उनका ये करना ही राष्ट्रहित में सही होगा। यदि आपने मेरे पेटिशन वाली वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि मैंने इस रेफरेंस को वहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अपने 1920 वाले पेटिशन में भी वीर सावरकर इस बात का धन्यवाद करते हैं सरकार को कि कई राजबंदियों को छोड़ दिया गया है, अर्थात उनके पिछले 2 पेटिशंस को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया था। वीर सावरकर ने अपने छोटे भाई डॉक्टर नारायण राव सावरकर जी को भी एक पत्र लिखा था जेल से किसी तरह, जहाँ पे वो यही बात लिखते हैं कि राजबंदियों के लिए प्रेस में केस बनाओ ताकि वे सरकार पर दबाव डालें जिससे सारे बंदियों की रिहाई हो सके। छठा कार्य जो सावरकर जी काला पानी में करते हैं वो था हिंदी का प्रचार प्रसार करना। 1906 से ही वीर सावरकर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि भारत जैसे इतने विशाल देश में सारे लोगों को एक करने के लिए किसी एक भाषा की ज़रूरत है। इसमें सवाल भी उठे कि क्या ये कोई भाषा है भी या फिर बस एक मिश्रण है। ऐसे बहुत सी अवधारणाएं थी। मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल के कैदियों ने भी कहा कि वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा क्यों माने जब उनकी भाषा अर्थात तमिल और बंगाल का इतना महान इतिहास है। सावरकर जी ने इस पर तर्क दिया कि कोई अपनी मातृभाषा को मान सकता है हिंदी अपनाते हुए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में बात करते थे।
अंडमान में वीर सावरकर ने बंगाली कैदियों को हिंदी और मराठी सिखाई, मराठी कैदियों को हिंदी और बंगाली, और पंजाबियों को हिंदी और गुरमुखी सिखाई। पहले सरकारी रिकॉर्ड्स उर्दू में मेंटेन किए जाते थे। वीर सावरकर ने इसका विरोध किया और देवनागरी का सपोर्ट किया था। अंडमान के जो व्यापारी थे उन लोगों से सावरकर जी की बात हुई थी। बातचीत के बाद में अंततः उन लोगों ने लड़कियों के लिए एक विद्यालय भी खुलवाया था जहाँ पे हिंदी में पढ़ाया जाता था। सातवां और सबसे बड़ा कार्य जो वीर सावरकर ने जेल के अंदर रहते हुए किया था वो था हिंदुत्व की विचारधारा को देना। होता यूं है कि खिलाफत जैसे फूट डालने वाले आंदोलन में सरकार का साथ देकर सावरकर जी को इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर हिंदू समाज गांधी के ऐसे रास्ते पर चलेगा तो हिंदू समाज और पूरे भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए वीर सावरकर ने हिंदू एकता पर जोर दिया जहां वो सबको आने वाले खतरे से बचा सके। 1923 में उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुत्व लिखी जिससे कई लोगों ने प्रेरणा ली। उनमें से एक थे आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद और दूसरे थे के.बी. हेडगेवर, जिन्होंने सावरकर जी की पुस्तक से प्रेरणा लेकर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा आरएसएस का गठन किया। हिंदुत्व के माध्यम से वीर सावरकर ने सारे हिंदुओं को एक भूमि, एक इतिहास, एक राजनीतिक विचारधारा के संग एक राष्ट्र के रूप में जोड़ना शुरू कर दिया। आठवीं और सबसे जरूरी बात, वीर सावरकर 14 वर्ष तक ऐसे ही जेल में रहे थे। चाहे आप माफी की बात करें या कुछ भी करें, लेकिन इस बात को कोई नहीं छुटला सकता है कि वीर सावरकर 14 साल तक एक ऐसे जेल में रहे थे जहाँ पे कोई 14 दिन भी नहीं बिता सकता। वीर सावरकर 27 साल की उम्र में वहाँ गए थे और जब तक वो बाहर निकले वो 40 साल के हो चुके थे। उन्होंने अपना पूरा 30 का दशक खो दिया जेल में। वीर सावरकर को वहाँ पे तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। अगर वीर सावरकर के ऑफिशियल जेल टिकट हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो वीर सावरकर को कुछ इस तरीके की सजाएं मिली थी, जो थी 1 पाउंड नारियल को हाथों से तोड़ना, 6 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब हुआ एक कमरा जो पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ है, वहाँ पे 6 महीने रहना, वहाँ पे सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी और बाकी सब तो भूल ही जाइए। ऑयल मिल में 14 दिन तक लगातार काम करवाना, फिर से 1 महीने सॉलिटरी में डाल देना क्योंकि उनके पास से कलम कागज मिला था। 7 दिन तक जंजीरों में खड़े रखना, फिर से 1 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देना और उसके बाद फिर एक बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देना क्योंकि उन्होंने काम करने से मना कर दिया। 7 दिन तक जंजीरों में उन्हें खड़ा रखना। इसके अलावा काम ना करने के लिए 4 महीने तक क्रॉस बार फेटर्स पे उनको लटकाया गया। काला पानी में उनकी सेहत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि खाना पानी भी उनके शरीर में पचना बंद सा हो गया था। लगभग 2 वर्ष तक वो महज अस्पताल में ही रहे थे। वीर सावरकर के साथ में ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि अपने देश से प्यार करते थे और उसकी स्वतंत्रता चाहते थे। जो वीर सावरकर को हर समय गाली देते रहते हैं वो 14 दिन भी ऐसे हालात में कभी नहीं जी पाएंगे। इसी के साथ में मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ में आऊँगा जहाँ पे मैं बताऊँगा कि वीर सावरकर जेल से बाहर आने के बाद अथवा हाउस अरेस्ट यानी नज़र कैद में रहते वक्त उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, फिर चाहे वो जातिवाद को लेकर हो, हिंदू मुस्लिम वाले इशू को लेकर हो या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ हो। इसी के साथ चलता हूँ मैं। प्रणाम।